दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का भाग 4, जिसमें आज की वीडियो में हम होम रूल लीग, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, गांधी जी के सिद्धांत, किसान आंदोलन और किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, हंटर कमीशन तथा खिलाफत आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन तथा भारतीय इतिहास से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 4। दोस्तों सबसे पहले हम होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, भारतीय इतिहास में 2 होम रूल लीग आंदोलन चलाए गए, एक तिलक की होम रूल लीग और दूसरा एनी बेसेंट की होम रूल लीग। देखिए, सबसे पहले हम तिलक के होम रूल लीग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की गई और होम रूल लीग जो तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसके प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी पत्र थे। दोस्तों, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और एनसी केलकर इसके सचिव थे। और तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। अब आइए जानते हैं एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल लीग के बारे में। दोस्तों, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई और इनके प्रचार का माध्यम इनके द्वारा प्रकाशित कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र बने। सचिव तो दोस्तों एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे और तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों का जो कार्य क्षेत्र था वो एनी बेसेंट द्वारा संचालित होम रूल लीग का था। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। भारत में होम रूल लीग को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था और होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा था। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी और अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों गांधी जी के बारे में परिचय जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनका उपनाम जो था वो कबा गांधी था। गांधी जी के आरंभिक कार्यों में दोस्तों 1894 ईस्वी में देखिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की और टालस्टॉय फार्म की स्थापना भी किया था। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन शहर दक्षिण अफ्रीका में किया। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में की गई थी। आइए देखते हैं गांधी जी के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों गांधी जी को सैद्धांतिक तौर पर दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है और दोस्तों राम राज्य के गांधी जी ने राम राज्य का सिद्धांत दिया था और इसका जो युगल सिद्धांत था वो सत्य और अहिंसा, यानी राम राज्य का जो राम राज्य था उसका संचालन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर किया जाएगा। गांधी जी के अनुसार समाजवाद का अर्थ जो है वो सर्वोदय यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी सभी का उदय या सभी का उन्नयन। इसके अलावा गांधी जी के जो सत्याग्रह की रणनीति थी उसका सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र था उपवास, जिसको उन्होंने अग्निबाण की संज्ञा दी थी और गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति का अंतिम अस्त्र हड़ताल था।
सत्याग्रही का उद्देश्य गांधी जी के दृष्टि में क्या था? तो गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था। और गांधी जी की इच्छा, तो दोस्तों गांधी जी की इच्छा, जैसा कि आपने पहले जाना कि वो दार्शनिक अराजकतावादी थे और गांधी जी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। और एक निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द आता है दोस्तों, तो निष्क्रिय प्रतिरोध दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। सत्याग्रह को गांधी जी ने नैतिक शक्ति माना था और उनका मानना था कि सत्य को आधार मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना सत्याग्रह है। अब आइए देखते हैं गांधी जी के आरंभिक आंदोलनों में चंपारण सत्याग्रह के बारे में। देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया, ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह जो 1917 में बिहार में किया गया था, ये आंदोलन रहा। और इसके अलावा दोस्तों किसान आंदोलन, तो गांधी जी का जो किसान आंदोलन रहा ये चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन, ये अहमदाबाद में उन्होंने औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन किया था। एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये गांधी जी के द्वारा कथन कहा गया था देशी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए। और इसके अलावा एक और कथन है गांधी जी का, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अब आइए देखते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत क्या रहे? तो जॉन रस्किन एक महत्वपूर्ण लेखक थे। इन्होंने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत जॉन रस्किन से लिया था। थ्योरो से, हेनरी डेविड थोरो इनका पूरा नाम रहा, थ्योरो से इन्होंने सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। और जॉन रस्किन से दोस्तों देखिए शारीरिक परिश्रम का आदर करना और लियो टॉल्स्टॉय से अहिंसक असहयोग का आधार, ये सिद्धांत इन्होंने ग्रहण किए थे। अब आइए देखते हैं गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए आत्मनियंत्रण, दोस्तों आत्मनियंत्रण जो था वो गांधी जी के द्वारा परिवार नियोजन के लिए सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय था। डरबन, तो दोस्तों डरबन दक्षिण अफ्रीका में है और 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गांधी जी डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और वर्ष 1901 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। तो दोस्तों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो 1901 में आयोजित किया गया था, गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था और बम्बई में इन्होंने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। एक महत्वपूर्ण तिथि है 17 जून 1917। तो 17/6/1917 सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे इन्होंने स्थानांतरण किया। और दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण। और दोस्तों गांधी जी ने श्रम को असाधारण महत्व दिया और उनका मानना था कि एक नाई का काम, एक वकील का काम और एक झाड़ू पोछा करने वाले का काम सभी बराबर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं गांधी जी से संबंधित। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नोआ खोली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का परित्याग किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? ये उद्योगपति थे दोस्तों, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो थे वो गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? 1934 में। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। आगे आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान सभा। सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कुछ प्रमुख किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में। तो इसमें उत्तर प्रदेश किसान सभा या यूपी किसान सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो याद रखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय द्वारा फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों, किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे और इनका वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। दोस्तों, कृषि सुधार कार्यक्रमों में सहजानंद सरस्वती कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना चाहते थे और इनका अन्य नाम जो है किसान प्राण। दोस्तों, सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण से संबोधित किया जाता है या इनका उपनाम है, क्योंकि किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इनको किसान प्राण के नाम से भी संबोधित किया गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में की गई थी और इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और लखनऊ में दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए, उसके बाद इसका नाम परिवर्तन करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था और प्रथम सत्र के जो सचिव थे, महासचिव NG रंगा थे। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र फैजपुर में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा के द्वारा की गई थी। तो याद रखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसको अन्य नाम अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जाना जाता है, 1936 में इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी और इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों बाबा रामचंद्र के बारे में। देखिए, बाबा रामचंद्र जो थे ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। दोस्तों, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया और अवध के किसानों को संगठित करने में बाबा रामचंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसान आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली आंदोलन की सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान किया? तो बारदोली की महिलाओं ने। दोस्तों, बारदोली किसान आंदोलन की सफलता के कारण उनको सरदार की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया कौन सा आंदोलन था? तो ये तेभागा आंदोलन था। दोस्तों, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे से कम करके 1/3 करना। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। अब आइए देखते हैं दोस्तों एका आंदोलन के बारे में। एका आंदोलन क्या था? तो दोस्तों, एका आंदोलन जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और इनकी मुख्य शिकायत जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी थी। दोस्तों, एका आंदोलन में जो जमींदारों के विरोध का मुख्य कारण ये था कि उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा जो थी वो 50% से अधिक लगान वसूली के खिलाफ में एका आंदोलन चलाया गया था और एका आंदोलन की गतिविधि के प्रमुख केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर थे। अब आइए आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले आइए जानते हैं मद्रास मजदूर संघ के बारे में। दोस्तों, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना VP वाडिया द्वारा 1918 में की गई थी और मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। दूसरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1918 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो दोस्तों ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अन्य नाम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, जिसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके संस्थापक NM जोशी थे और स्थापना तिथि जो थी वो 31 अक्टूबर 1920 थी और स्थान जो था वो बम्बई में था। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना NM जोशी के द्वारा
31 अक्टूबर 1920 को की गई थी बंबई में, और प्रथम अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा। तो लेनिन के द्वारा मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 1939। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे MN राय, यानी मानवेंद्र नाथ राय, जिनको उग्र मानववादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की थी? तो ये थे MN राय। और रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं दोस्तों भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण और जो है बहुत ही कुख्यात रोलेट एक्ट के बारे में। दोस्तों भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, और इस समिति के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम कहलाया। रोलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था, और इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए रोलेट एक्ट कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था, और गांधी जी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। अब आइए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन घटित हुआ था, और ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये घटना हुई थी। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, और जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। दोस्तों देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था, और हंटर कमीशन की जो स्थापना थी या इसका गठन था ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। 1920 में इसने रिपोर्ट दी थी, और निष्कर्ष ये निकला कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है, और जनरल डायर के कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल कहा गया था। अब आइए देखते हैं हंटर कमीशन के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को। दोस्तों हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य भी थे, जिसमें CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान थे। तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन के 3 भारतीय सदस्य थे: CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। दोस्तों जनरल डायर के बारे में, जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए पदच्युत किया गया। जनरल डायर को दी गई कुछ उपाधियां हैं: ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। दोस्तों ब्रिटिश अखबार द्वारा जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया, ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, और ब्रिटिश सरकार द्वारा मान की तलवार की संज्ञा जनरल डायर को दी गई थी। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य मुद्दे क्या थे? तो 2 मुख्य मुद्दे थे: जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के मुद्दे। मदन मोहन मालवीय किसमें शामिल नहीं हुए थे? तो खिलाफत आंदोलन में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? सितंबर 1919 में। हाजिक उल मुल्क की पदवी का त्याग किसने किया था? हकीम अजमल खान ने। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह कौन दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि किसने वापस किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
और देखिए जनरल सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या किसने की थी? पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने। और अगला प्रश्न है 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब आइए देखते हैं दोस्तों खिलाफत आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, और ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए दोस्तों, खिलाफत कमेटी जो है, खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, जिसके प्रमुख सदस्यों में हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद थे। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को है। और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? तो जान लीजिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन हुआ और तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा भारतीय मुसलमानों का विचार था। गतिविधियां क्या हुई खिलाफत आंदोलन के दौरान? तो दोस्तों, भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए जो है 23 नवंबर 1919 को आंदोलन प्रारंभ किया गया था दिल्ली में। और दोस्तों, एक प्रश्न बनता है, खिलाफत कमेटी सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष या खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महात्मा गांधी को। तो दोस्तों, भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 को चलाया गया था। दोस्तों, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, महात्मा गांधी थे। और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।